Hello, this is Anand Ansari and welcome to all in Tricks and Concepts Science Ansari. Today I start the chapter number 6 Life Process B part Respiration. Respiration एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हर इंसान की लिविंग में नेसेसिटी है और एक तरीके का बोलते क्लासीफाई करता है कि इंसान लिव है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, तो बिना किसी देरी लगाए आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पायरेशन। मैंने बुक इसलिए चेंज करी है बिकॉज क्या है कि अभी बचा है टाइम कम, अभी अक्टूबर हो गया है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम में टाइमिंग बचे नहीं है। कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से सभी अभी पैनिक में स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप जैसे भी पढ़ लें, ऑनलाइन पढ़ें, अपना टाइम अच्छे से दें और अपनी पढ़ाई में थोड़ा अटेंटिव रहें क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया है। तो बिना किसी देरी लगाए मैं स्टार्ट करता हूँ रेस्पायरेशन का चैप्टर, है ना। मैंने बुक भी इसलिए चेंज करी बिकॉज एनसीईआरटी ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रही एज़ कम्पेयर टू हम डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं चलते। तो डायरेक्ट पॉइंट से हम लोग पढ़ के और अच्छी तरीके से समझ के हम हमारी एग्ज़ाम में कम से कम नहीं करते हुए हम 90 के अबो 95 प्लस अबो भी हम स्कोर कर सकते हैं वेल इन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। रेस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस। रेस्पायरेशन में पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। रेस्पायरेशन में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, स्टेज ऑफ रेस्पायरेशन, फिर पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। सेकंड टॉपिक है रेस्पायरेशन इन प्लांट, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस पढ़ेंगे रूट्स के अंदर, और गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे किसमें, स्टेम में और वहीं लीव्स में। फिर रेस्पायरेशन हम एनिमल में देखेंगे। ये 3 सब ग्रुप में मैंने इस चैप्टर्स को बांटा है और आपको दिख ही रहा होगा ये कोने पे। तो चले, ठीक है। रेस्पायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकन थ्रू द न्यूट्रिएंट्स gets oxidized to release energy of for performing various activities। रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड जो ले रहे हैं, है ना, फूड जो ले रहे हैं थ्रू न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ले रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज होता है और उससे जो बनने वाली जो एनर्जी है वो हमारी कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या तो हम जो भी वर्क कर रहे हो उसमें वो हेल्प करती है, हमारी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है हमारी बॉडी को। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, देखो रेस्पायरेशन की प्रोसेस की बात करें, द ऑक्सीजन एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन दी फूड सोर्स। देखो क्या होता है ना, जो हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को हम बाहर से जो ले रहे हैं वो क्या करेगा, हमारे खाने के साथ जब भी मिलेगा, फूड के साथ जब भी मिलेगा तो वो ब्रेक डाउन करेगा और वहाँ से CO2 रिलीज़ करेगा, प्लस वाटर रिलीज़ करेगा, प्लस एनर्जी रिलीज़ करेगा, और साथ ही साथ में प्लस क्या रिलीज़ करेगा, एनर्जी। तो वो जो एनर्जी वो हमारे लिए कंज्यूमिंग है और हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं वर्क्स और हमारी बॉडी को भी किसी तरीके की एनर्जी नीड्स होती है। ठीक है, तो रेस्पायरेशन हम लोग एक ओवरव्यू की बात नहीं कर रहे। अब रेस्पायरेशन की डेफिनेशन, रेस्पायरेशन क्या डिफाइन करती है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देखो एक सीधी बात बताता हूँ, हमारे सेल के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो बायोकेमिकल्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, बायोकेमिकल का मतलब ये होता है जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं या तो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ भी केमिकल पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल। और ऑक्सीडेशन का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होता है ना कि बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाए फूड्स में उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकले, उस न्यूट्रिएंट्स का जो बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसकी वजह से किसी प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम, किसी एंजाइम की वजह से, जैसे कि बहुत सी चीज़ों में मैंने आपको बताया एंजाइम इज नोन एज बायोकैटलिस्ट, क्या बोलते हैं उनको, बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो उससे जो एनर्जी बन रही है किसकी वजह से हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये एक रेस्पायरेशन की डेफिनेशन हो गई है। आगे बढ़ते, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, टेक्स प्लेस बिटवीन बॉडी एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। देखो बाहर और अंदर की साइड पर हम लोग बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, लिबरेट क्या करते हैं हम लोग बाहर, हाइड्रोजन।
वो हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं, सॉरी, है ना। अब आप एक चीज़ बताओ, जो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, कंप्लीट अ वे इन अ रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। ये जैसे मेटाबॉलिज्म के, ये एम फॉर मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक दो चीज़ों में कन्वर्ट रहती है, दो सब ग्रुप्स में, एक होती कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बिल्ली हमेशा तोड़फोड़ का काम करती है, तो यहाँ पर क्या करती है, तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, है ना। और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होना, जोड़, किसी भी चीज़ को बनाना, है ना, किसी भी चीज़ को बनाना, ठीक है। आप लोगों को समझ में आएंगे, कैटाबॉलिज्म हमेशा बिल्ली तोड़फोड़ का काम करती है इसलिए तोड़ती है, तो वो तोड़ना, और एनाबॉलिज्म मतलब बनाना, यानी कि किसी भी चीज़ का बनाना, ठीक है। अब इसमें जो भी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, वो कौन सी होती है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, तोड़ने का काम होता है। दी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यहाँ पर जो इक्वेशन थी जैसे मैंने आपको ये बताई कि ये फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ काय में आती है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में हमारे को एनर्जी मिलती है। दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंडरगोइंग द ऑक्सीडाइज ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ये लास्ट क्लासेस में आपको पता ही होगा ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स में क्या था। ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स मतलब कि जिसमें भी कार्बन होगा वो क्या है, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे, उनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसमें भी कार्बन है ही, सही आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, जो वो उसमें तोड़ रहा है रेस्पिरेशन के अंदर, ब्रेकडाउन जिन भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का हो रहा है। द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन अ डिफरेंट वे इन अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखो हर किसी की अगर मैं बात करूँ, हम इंसान हैं तो हमारे में बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग होती है, किसी में अलग होती है, जानवरों में बहुत से अलग होती है, टाइगर को ले लो या तो फिर अपना फिश को ले लो, इनमें भी कहीं ना कहीं सब अलग चीज़ें होती है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि उनको भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन जो हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से ही होगा, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज completely into carbon dioxide water and while the other do not, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि ऑक्सीजन का क्यों यूज़ करते हैं, ब्रेक डाउन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, है ना, कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से कंप्लीट क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, है ना, काय में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और वाइल अदर डू नॉट, कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। हाउ एवर द फर्स्ट स्टेप देयरफॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरूवेट। देखो एक सीधी बात बताता हूँ, पायरूवेट्स क्या होते हैं। देखो ग्लूकोज जो है जब टूट रहा है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ग्लूकोज है ना, यहाँ पे क्या है, अपना ग्लूकोज है, फूड की जगह मान लो ग्लूकोज है, C6H12O6 है ना। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, C3 कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि पायरूवेट बनेगा, क्या बनेगा, पायरूवेट बनेगा, ठीक है। और पायरूविक एसिड भी बोला जाता है, इन कॉमन टू ऑल, समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये होती है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरूवेट, देयरफॉर ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखो हर किसी की बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स में हमेशा साइटोप्लाज्म होता है। वो साइटोप्लाज्म जो रहता है उसके अंदर जो कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का पायरूवेट में, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। देखो मैं रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्लूकोज, G फॉर ग्लूकोज, है ना, इज इक्वल्स टू P फॉर पायरूवेट, है ना। ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है,
3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये काय में हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। समझ में आ गया? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस मतलब कि ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, समझ में आ गया? After the conversion of pyruvate into the another substance depend upon the presence and absence of ऑक्सीजन। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जब ये टूट गया तो उस पर भी अब पायरुवेट भी कहीं ना कहीं और भी टूटेगा इनटू अनदर सब्सटेंस। तो वो किस प्रेजेंस में होगा? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले ये बताया गया है यहाँ पर। अब टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे को 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहला देखना पड़ेगा टाइप्स में 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं एरोबिक और होते हैं एनारोबिक। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशंस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब भी एरोबिक मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन होगा उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एरोबिक। और एनारोबिक किसको बोलेंगे? जहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है ना, फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस को तोड़ने का काम। जैसे यहाँ पे बताया गया है, रेस्पिरेशन इज कैन बी समराइज इन द इक्वेशंस बिलो। देखो यहाँ पे ये दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही, तो क्या बनाया? पायरुवेट के साथ कुछ एनर्जी बनी। एनर्जी के साथ फिर पायरुवेट जो है और एनर्जी लिबरेटेड हो जाएगी। पायरुवेट में अगर ऑक्सीजन में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम लोग काय के नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 38 एटीपी। हमेशा एक क्वेश्चन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनती? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि 38 एटीपी यानी कि एनर्जी ये एटीपी। समझ में आ गया? ठीक है, 2 तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही है अपनी बॉडी में। जब पायरुवेट प्लस एनर्जी के साथ, जब यहाँ पर पायरुवेट भी जो प्लस एनर्जी जो बनी थी ग्लूकोज से, वो एनर्जी लिबरेटेड अलग हो गई और साथ ही साथ में 38 एटीपी जो है वो अलग चीज़ है, अलग एनर्जी बन रही है। ठीक है, द प्रोसेस स्टार्ट इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यू the mitochondria of the cell. Each glucose molecules release 38 ATP molecules। यानी कि हर एक ग्लूकोज है वहाँ पर, जो हर एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था, यानी 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे जो कि 38 एनर्जी रिलीज करता है। अगर एक कार्बन अगर यूटिलाइज होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर यूटिलाइज होगा तो कितनी एनर्जी करेगा? 38। यानी कि कितनी सारी अपन लोग ग्लूकोज रोज लेते हैं और रोज कितनी सारी एनर्जी बनती है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट की किसी काम के नहीं। वेस्ट प्रोडक्ट का हमेशा बॉडी में क्या होता है? एलिमिनेशन मतलब कि बाहर निकल जाना। दी एनर्जी रिलीजिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑल द लिविंग लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि यहाँ पे ये बनाया गया है जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में वो हमेशा यूज़ कैसे होती है? लाइफ प्रोसेस में। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस आर लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस, है ना। ये ज़्यादा एनर्जी रहती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? मैंने पहले बताया था, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा या तो फिर बहुत कम होगा या तो फिर नहीं होगा। ठीक है, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस in which the small amount of energy released in the absence of oxygen, है ना। small amount of energy is released, छोटी small amount of energy release हो रही है ऑक्सीजन की, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। छोटी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है
बिना ऑक्सीजन के फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंस यानी कि ग्लूकोज का, है ना, इट इज टेक्स प्लेस इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर होती है, एक चीज़ बताता हूँ, ईस्ट के अंदर होती है बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स में। ह्यूमन मसल्स में कैसे, हमारी बॉडी में जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल्स में हो गई, साथ ही साथ में जो भी हो गया एलिमेंट्री कैनाल्स में जितनी भी जो यहाँ पर होती है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होती है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फूड जो रहता है वो कन्वे हो जाता है। बट क्या होता है ना, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जा नहीं पाती है, मसल्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जा नहीं पाती है, तो बहुत से मसल्स में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। अब क्या होता है ना कि नोट यहाँ पर लिखा है, मसल्स कैन बिकम्स टेम्पररीली एनारोबिक व्हेन देयर ब्लैक ऑफ इनफ ऑक्सीजन। देखो माउंटेन पे जो लोग रहते हैं, माउंटेन जब हाइकिंग करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं माउंटेन पे, तो क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, पेल्पिटलाइजेशंस होता है। पेल्पिटलाइजेशंस मतलब कि जो मसल जो रहती है वो कहीं ना कहीं फड़कने लगती है, स्पाजम होता है जिसको आप लोग बोलते हैं। तो द एनारोबिक रेस्पिरेशंस प्रोड्यूस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी एक अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उसमें से 2 ATP एनर्जी निकल रही। वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, बाकी कितनी निकाल रहा था, 38 ATP एनर्जी निकाल रहा था, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड released during the process. The term as fermentations in organism and is of the following basis of the products फॉर्म। देखो अल्कोहल तीन तरीके की इसमें हमारे को दो तरीके के हमारे को फर्मेंटेशन पढ़ना पड़ेंगे। ये एनारोबिक पार्ट का ही, एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें अल्कोहल बनता है, और लैक्टिक फर्मेंटेशन में क्या बनता है, हमेशा लैक्टिक एसिड बनता है, और क्या बनता है, 2 ATP एनर्जी बनती है, ठीक है। और इसमें क्या बनता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, अल्कोहल। The incomplete breakdown of sugar into the ethanol and carbon dioxide to release energy। देखो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं तो इनकम्प्लीट ही होगा। एक चीज़ बता देता हूँ, कंप्लीट कब होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और इनकम्प्लीट कब रहता है जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट हो रहा है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, है ना, तो इसकी वजह से इथेनॉल बन रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इथेनॉल बन रही है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज द एनर्जी। दिस प्रोसेस अकर्स मेनली इन ईस्ट। ईस्ट के अंदर आपने देखा होगा जो हमारी ब्रेड्स आती है और जितने भी यानी बेकरी आइटम्स रहते हैं उसमें ईस्ट रहता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, विच इज यूज्ड टू बियर प्रोड्यूस बियर, वाइन, रॉडी, चीज एक्सेट्रा बाय ब्रूविंग। इट इज समराइज एज, देखो यहाँ पे ये बताया गया है किस किस चीज़ों में यूज़ करा जाता है, बियर बनाने में, वाइन बनाने में, रॉडी बनाने में, चीज़ बनाने में, है ना, चीज़ तक भी बनाने में, और बाय ब्यूविंग यानी कि जो शराब, जहरीली शराब जो बनाते हैं ना उनके द्वारा भी यूज़ करा जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज कहाँ पर हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है। यहाँ से 3 पायरुवेट्स के वो निकले हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स निकले पायरुवेट्स के, है ना, है ना, और प्लस एनर्जी, है ना, और एब्सेंस। अब क्या हुआ कि यहाँ पर तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुई, तो ये काय में हुई है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हुई है ना। अब यहाँ से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर हो रही है, तो 2 इथेनॉल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। अब देखो यहाँ पर 2 ATP निकल रही है, 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। वहाँ पर कितने एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने निकल रहे थे, एरोबिक रेस्पिरेशन में 6 CO2, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स और 38 ATP निकल रही थी वहाँ पर एनर्जी, ठीक है, समझ में आए। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड मतलब कि जो हमारा कर्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है, वो लैक्टोज एक लैक्टिक एसिड ही रहता है, समझ में आ गया। द प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इन योगर्ट। देखो जो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है शुगर का इनटू लैक्टिक एसिड, यानी कि यहाँ पर शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इससे क्या बन जा रहा है, लैक्टिक एसिड बन जा रहा है, और एनर्जी इन सम बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, और एनर्जी बन रही है किसी बैक्टीरिया के अंदर, है ना। जैसे कि योगर्ट मेकिंग, एग्जाम्पल में बताया, इन योगर्ट मेकिंग सम बैक्टीरिया कॉजेज मिल्क टू टर्न अ सॉर, यानी खट्टापन ले आता है उसके अंदर। दिस
बैक्टीरिया फीड्स ऑन शुगर। ये क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया जो रहते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि वो जो उसके अंदर जो शुगर रहती है, मिल्क की जो शुगर होते हैं लैक्टोज, उसको खा जाते हैं। समझ में आ गया? लैक्टोज को खा जाते हैं एंड ब्रेक इनटू द लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड में टूट जाता है वो। दी इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज, कभी कभार क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, यानी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ग्लूकोज इन मेटाबोलाइज इन टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। क्या होता है ग्लूकोज, क्या होता है कभी कभार विग्रस एक्सरसाइज करते हैं ना जब हम, तो बहुत ज़्यादा जब जोश में आके अपन लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है ना वहाँ पर ग्लूकोज जो रहता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है लैक्टिक एसिड के फॉर्म में मसल्स में। ठीक है, समझ में आ गया? अब द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज अ फटीग एंड मसल्स क्रैम्प आफ्टर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज कैन बी समराइज। देखो फटीग मतलब कि फड़फड़ाना, वही मैंने बात बताई थी, और साथ ही साथ में क्रैम्प आने लग जाते। क्रैम्प मतलब कि कहीं ना कहीं एक हल्का बहुत दर्द महसूस होना, और ऐसा लगता कि जैसे यानी कहीं बहुत तेज खींचे जा रही मसल्स, ऐसा लगता है प्रोलॉन्ग, यानी कि बहुत टाइम तक के ऐसा लगता है, फिर कुछ दिनों तक, कुछ घंटे तक का ऐसा लगता है जब आप ऐसे एक्सरसाइज करते हो। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के जब अगर ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुई तो पायरुवेट बना के साथ एनर्जी बनी, और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर मसल्स में बात करा जाए तो 2 लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP। समझ में आ गया? 2 ATP। अब यहाँ पर लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, अब आपको ये बताता हूँ। ये फ्लो चार्ट हमेशा हमेशा एक बेसिक सी बात है, आप लोग ये याद कर लेना, सबसे बेस्ट रहता है ये वाला जो एरिया मैं बता रहा हूँ आपको, अभी बताता हूँ पेन से। ये वाला जो एरिया है ये सबसे बेस्ट रहता है, आपको इजी भी रहता है। आप लोगों को अगर ये समराइज हो गया आपके ब्रेन में तो आपको इजीली पूरी तरीके से याद रहेगा। ठीक है, द कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग। समराइज कर दिया गया। देखो यहाँ पे ये बताया गया कि जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्म से यहाँ पर बना पायरुवेट प्लस एनर्जी, ये एनर्जी तो बाहर निकल गई, पायरुवेट है। अब यहाँ पर जब भी ऑक्सीजन रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP, है ना? समझ में आ गए? 38 ATP या तो फिर 30 एनर्जी भी लिख सकते हैं। वैसे 38 ATP लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स में ये लैक्टिक एसिड बना रहा है, तो लैक्टिक एसिड में 3 मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी यानी कि 2 ATP बना रहा है। ठीक है, फिर वहीं कार्बन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ईस्ट में इथेनॉल बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होते हैं, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP एनर्जी बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते, ब्रेकडाउन ऑफ वेरियस ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंसेस तो ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो रहता है बहुत सारा, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा बनती है। एनारोबिक में बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और यहाँ पर कम एनर्जी बनती है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ग्लूकोज जो है एरोबिक में क्या होता है ना, ग्लूकोज जब भी मॉलिक्यूल जो रहता है वो 38 ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनारोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, और ये कायम होते हैं साइटोप्लाज्म में होती है एनारोबिक, बट क्या एग्जाम्पल क्या है एनारोबिक, बैक्टीरिया और यीस्ट में। ठीक है, एटीपी क्या होता है? एटीपी स्टैंड्स किसके लिए करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्वेश्चन आता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये एक तरीके की क्या है, अपने लिए मनी है, अपने सेल्स की मनी है ना? ठीक है, द एनर्जी released during the process of respiration is used to build up ATP molecule from the ADP and inorganic phosphate, है ना? this इज समराइज इन द इक्वेशन। देखो एडीपी के साथ एक प्लस फॉस्फेट एक और जुड़ा तो क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी 2 फॉस्फेट है। जब ट्राइफॉस्फेट होता है तो वो एनर्जी की इक्विवेलेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ टू 30.5 किलो जूल पर मोल्स इज रिलीजेस। जो एनर्जी जो निकल रही है ना वो कितनी है आपको पता है? 30.5 किलो जूल कितनी ज़्यादा एनर्जी है पर मोल, एक पर मोल में निकल रही।
When the terminal phosphate linkage, the linkage in ATP is broken down using water, है ना, the energy thus produced eventually used as a fuel drive of endothermic reactions. देखो दो तरीके की रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, बहुत आप लोगों ने पढ़ी होगी और पता भी होना चाहिए, ये इसका पार्ट ही है आगे चल के। इसमें एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में आप अगर एग्जांपल में पूछा जाए तो ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है। Taking a place in the cellular activities such as the contractions of muscles, conductions of nerve impulse and protein, ये जो मेन जो इसका काम है ना, आपको पता है एटीपी का क्या क्या काम है? कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ मसल, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना, खिंचाव महसूस कराना, साथ ही साथ में कंडक्शंस ऑफ नर्व इम्पल्स को भेजना, और साथ ही साथ में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनाना, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोज है वो क्या है? एक तरीके का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है, उसका एक एग्जांपल दो। जब भी बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन में। हाँ, स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन की बात आती है तो जनरली क्या बताया गया है कि respiration consists the following on the two basic stages। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना, इसके दो पार्ट्स है, ब्रीथिंग और गैशियस एक्सचेंजेस, और इंटरनल रेस्पिरेशन इसमें कुछ भी नहीं है। तो दो तरीके की स्टेज होती है रेस्पिरेशन में। ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ मैं, है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ब्रीथिंग ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी की भी बात कर रहा हूँ, बाकी आपको पता होना चाहिए। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में यानी कि ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ गैस एंड गिविंग आउट वेस्ट और अनरिक्वायर्ड गैसेस। इट इज इन्वॉल्व द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब यानी कि अंदर के साइड पे लेना, यानी कि इन मतलब कि अंदर के साइड लेना, और एक्सेल मतलब बाहर के साइड फेंकना, यानी बाहर निकालना। एग्जाम्पल एरोबिक ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स टेक्स O2 एंड गिव अ CO2 देते हैं, ठीक है। वहीं गैसियस एक्सचेंजेस वही होते हैं जिसमें इट इज़ अ टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर। देखो एल्वियोलर एयर जो रहती है, एल्वियोलर एयर और ब्लड के बीच में अक्रॉस द एल्वियोलर वॉल, है ना, देयरफॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड टू लंग्स, ठीक है। इन द प्लांट्स गैसियस एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स विच आर विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ गैसियस एक्सचेंजेस कैसे होता है, देखियो मैं बताता हूँ डायग्राम ड्रॉ करके। ये हमारी एल्वियोलाई है ना। एल्वियोलाई के यहाँ पर क्या होती है? क्या है? अपनी आर्टरीज है। यहाँ से कौन सी गैस आई? O2। और यहाँ से जो बाहर इसमें गई ना, ये कौन सी गई? CO2, ठीक है। समझ में आ गया? ये बताना चाहता वो गैसियस एक्सचेंजेस। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? द गैसियस एक्सचेंजेस बिटवीन एट्रियल ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। जो भी गैसियस एक्सचेंजेस हो रहा है इंटरनल रेस्पिरेशन में, क्या हो रहा है? जो ब्लड जो गया ऑर्गन की तरफ, वो एट्रियल ब्लड से जो हार्ट से ऑर्गन को जो लेकर जाती है, जो जो नस जो हार्ट से ऑर्गन को लेकर जाती है, वो क्या कहलाती है? आर्टरीज। और जो ऑर्गन से हार्ट को लेकर आती है ब्लड को, वो कौन सी क्या कहलाती है? वेन्स, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसा होता है? तो प्लांट्स नीड्स एनर्जी टू ग्रो एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन। कुछ ना कुछ एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ होने के लिए रेस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत है, आपको पता ही है हर किसी के लिए। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी थ्रू दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से ही ऑब्टेन करते हैं। जनरली प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन। उनमें कोई ऑर्गन नहीं होता है, जैसे अपने में लंग्स होते हैं वैसे उनमें कुछ भी नहीं होता है ना। परफॉर्म दिस प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्ट्रोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट throughout the plant's body ensure
दैट ऑल दी सेल्स आर कॉन्टेक्ट विद द एयर। देखो एक बात बताता हूँ, जो भी एक्सचेंजेस हो रही गैसेस वो कहाँ से हो रही है, स्टोमेटा से। और साथ ही साथ में जो पेड़ जो रहता है, प्लांट जो रहता है, प्लांट में उसकी जो स्टेम रहती है उसमें भी कहीं ना कहीं स्टोमेटा जैसे एक पोर्स होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, जो कि क्या करती है, वहाँ से रेस्पायरेशन का काम होता है। रूट्स स्टेम लीव्स सब में रेस्पायरेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रूट्स स्टेम लीफ में भी ऑफ द प्लांट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन सिम्स टू बी रैपिड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखो प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन सीम्स अ रैपिड इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच स्लोअर इन मेच्योर इन रीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब कि एक चीज़ बताता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, जो ऐसे टिश्यूज जहाँ पर नई तरीके से या तो डगाल आने वाली या तो कोई सी टहनी आने वाली कि नहीं, है ना, वहाँ पर वो जो उस एरिया के जो जहाँ से वो ग्रो करने वाला है उस एरिया को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अपन लोग। गेशियस एक्सचेंजेस इन रूट्स। अब रूट्स की बात आती है तो रूट्स में कैसे होती है, फिर स्टेम पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रूट्स में कैसे होती है, द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन रूट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन from the air present between the soil particles। soil particles के बीच में जो एयर है वो सिंपल डिफ्यूजन से एयर अंदर चल जाती है रूट्स में। सिंपल डिफ्यूजन की वजह से जो सॉइल के बीच में जो एयर रहती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रूट्स हेयर, रूट के हेयर्स में डिफ्यूज हो जाती है एंड पासेस टू रूट सेल्स पे चले जाते फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड्स मूव आउट टू द सॉइल के बाहर आ जाती है। ठीक है, फिर सेकंड ये बताया गया है गैशियस एक्सचेंजेस इन स्टेम में कैसे होती है, इन वुडी प्लांट्स जैसे कि जिनकी जो स्टेम रहती है वुड की बनी हुई रहती है, वुडी जो बड़े हो जाते हैं, तो गैशियस एक्सचेंजेस अकर्स थ्रू द स्मॉल पोर्स इन द स्टेम कॉल्ड द लेंटिसेट। लेंटिसेल्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे स्टेम जो रहता है, तना जो रहता है, उसके अंदर एक पोर्स होते, छोटे छोटे से पोर्स होते, ये बताया गया है। ऑन दी अदर हैंड दी हर्बिशियस प्लांट मतलब कि जो घास हो गए, है ना, घास हो गए, स्टोमेटा ऑन दी स्टेम एड्स एज अ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। उनकी जो घास जो रहती है ना, घास में पूरी की पूरी जो भी रहती है, यानी कि हर्बिशियस प्लांट यानी कि हर्ब्स वाले जो प्लांट्स आते हैं, तो वो उसमें स्टेम में हमेशा स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज इन लीव्स, गेशियस एक्सचेंजेस इन लीव। देखो गैशियस एक्सचेंजेस इन लीफ का मतलब होता है इन लीव्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा इनटू द सेल ऑफ द लीफ। एक चीज़ बताता हूँ, जो भी लीव्स जो रहती है उसमें रेस्पिरेशन होता है, टेक्स प्लेस द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा इनटू द सेल ऑफ द लीफ। सेल्स यानी मैंने गार्ड सेल्स बताए थे आप लोगों को, है ना। देखो स्टोमेटा जो रहते हैं सिंगुलर में, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। दी आर दी एरिगेट एरेटिंग पोर मतलब कि ऐसा पोर है जहाँ से हवा जा सकती है, एयरेटिंग पोर, है ना। प्रेजेंट्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ की एपिडर्मिस यानी भारी सतह पे प्रेजेंट होती है। ईच स्टोमेटा इज बॉर्डर्ड बाय अ प्लेन किडनी शेप गार्ड सेल्स से बनी हुई रहती है, बियरिंग अ क्लोरोप्लास्ट तो मैंने बताया था, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, द डायरेक्शंस ऑफ डिफ्यूजन्स मेनली डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, व्हेन द फोटोसिंथेसिस अकर होता है तो क्या होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रैपिडली यूज होने लगती है, यानी कि यूज होने लगती है, और वहीं जो ऑक्सीजन जो रहती है वो रिलीज होने लगती है उस टाइम पे, यानी ऑक्सीजन दोपहर के टाइम पे ही छोड़ता है प्लांट। इसलिए बोलते हैं कि रात में हमारे को प्लांट के पास क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे वो CO2 रिलीज करता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड्स ड्यूरिंग अ नाइट टाइम द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस एंड द फ्लो चार्ट्स विल गिवन इन दी शोज फिगर। देखो आप लोग नीचे देख सकते हैं, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो CO2 रिलीज होती है, और डे टाइम में CO2 क्या होती है, जनरेटेड होती है रेस्पिरेशन से, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब अपना पार्ट है रेस्पिरेशन इन एनिमल।
देखो some animals respire, therefore therefore takes in oxygen and give out carbon dioxide. कुछ ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं थ्रू दी स्किन्स while the other have a specific organ. कुछ लोग स्किन से लेते हैं, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक ऊपर वाले ने ऑर्गन बनाए. This organ which helps different organism to respire आर नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन. जिससे रिस्पायर कर सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन से, वो और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं. और जो ऑर्गन्स एक साथ जो जुड़ के कंसिस्टिंग वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते. जैसे कि फॉर इफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी सरफेसेस शुड बी थिन वॉल. रेस्पिरेटरी के जो सरफेसेस होते हैं वो कैसे रहते हैं, पतली वॉल होती है. मॉइस्ट फ्रॉम स्पीडी डिफ्यूजन, यानी कि जल्दी से डिफ्यूजन हो जाए. लार्ज सरफेस एरिया, बहुत बड़ा सरफेस एरिया होना चाहिए. और रिच इन द ब्लड सप्लाई, ब्लड में सप्लाई जल्दी हो जाए. अब रेस्पिरेशन इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. The rate of breathing in aquatic organism is always be faster than the rate of breathing in the terrestrial organ. Terrestrial organ जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से सांस कौन लेते हैं, aquatic animals. It is happen because the aquatic organism utilize oxygen diffuses in water for respiration. उनकी जो ऑक्सीजन रहती है वो डिजॉल्व रहती है वाटर के अंदर. समझ में आ गया, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी यूटिलाइज कर लेते हैं. Where amount of dissolve of oxygen is fairly low and the amount of oxygen in air देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर. ज़्यादा एयर में रहती है ऑक्सीजन, वहीं जो पानी में जो रहती है ऑक्सीजन कम होती है. इसलिए उनको जल्दी से डिजॉल्व करने की आदत होती है और जल्दी से वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं. दी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ मोर रैपिडली टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन. ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए वो ज़्यादा जल्दी रेस्पिरेशन करने लगते हैं. फिशेस take in water through their mouth and force it past the gill where dissolve the oxygen it takens up by blood. देखो क्या होता है ना, यहाँ पर जो फिशेस जो रहती है वो क्या करती है, पानी को मुंह से ले लेती है और वहीं वो जो गिल से वहाँ से डिजॉल्व करती है ऑक्सीजन को और वो ब्लड में पहुँचा देती है और बाकी पानी बाहर फेंक देती है. ठीक है. अब टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात आती है. द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज़ करते हैं विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल. हर किसी के हिसाब से अलग अलग एनिमल्स के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. ऑल दिस organs have structure that increases the surface area and is in contact with the oxygen rich atmosphere. oxygen rich atmosphere के contact में रहते हैं. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place, this surface it very fine and delicate. समझ में आ गया. To protect the surface it is usually placed within the body वेल प्रोटेक्टेड. अंदर के साइड पे बनाया गया है रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्योंकि वेल प्रोटेक्टेड है. सो दे आर अ न्यूमरस पैसेज दैट्स विल टेक द एयर इनटू दिस एरिया. इन एडिशन दिस मैकेनिज्म्स फॉर द मूविंग द एयर एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब. ठीक है. अब यहाँ पे ये बताया गया है अमीबा और प्लेनेरिया एनिमल्स के नाम बताए गए. इनमें कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सेल मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती है. अर्थवर्म और लीच में मॉइस्ट स्किन होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको. फिश पॉन मिसल्स टेडपोल एक्वेटिक एनिमल्स में गिल से होती है. फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन और लंग्स से फ्रॉग पानी में भी रहते हैं और साथ ही साथ में उस पर भी ज़मीन पे भी रहते हैं. ग्रास हॉपर मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई इनमें स्पिरेकल एंड एयर ट्यूब्स होती है, पतली पतली से बहुत छोटी छोटी से. बर्ड्स एनिमल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी हो गए वो कायम में होते हैं, लंग्स से होती है. ठीक है. समझ में आया आप लोगों को. हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो क्या बताया, लाइक अदर एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कैन सर्व टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन to all body cells and remove the harmful carbon dioxide from the body. हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं
और वो कहाँ पर जाती है, बॉडी सेल्स पे जाती है और वहाँ से हार्मफुल CO2 की जो गैसेस रहती है वो क्या होती है, लिबरेटेड होती है। अब देखो फंक्शंस ऑफ respiratory system. Nostril air is taken into the body through nostril and filter the air with the fine hairs that line it. देखो नोस्ट्रिल क्या है, नोस्ट्रिल जो है अपनी जो नाक के जो बोलते हैं ना अपन लोग, नाक की जो ओपनिंग है, नोज की जो ओपनिंग है नोस्ट्रिल कहलाती है। ये नोस्ट्रिल के अंदर क्या होती है, यहाँ से अपनी एयर जाती है और साथ ही साथ में इस नोस्ट्रिल के अंदर छोटे छोटे से हेयर्स रहते जो कि क्या करते हैं, एयर में ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ह्यूमिड बनाते, गर्म बनाते एयर को, साथ ही साथ में जर्म से बचाते, बैक्टीरिया से बचाते, यहाँ पर कैच हो जाते हैं। नेसल पैसेज, अब नेसल पैसेज आगे आ गया तो द एयर एंटरिंग इनटू फ्रॉम द नोस्ट्रिल लीड्स द नेसल पैसेज, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनरिंग द एयर मेनली। यहाँ पर क्या होता है कि जो एयर है वो प्यूरीफाई होगी और अच्छे से ह्यूमिड होगी। फ्रेनिक्स नेसल चेम्बर्स ओपन इनटू द फ्रेनिक्स में नेसल चेम्बर खुलता है। देखो अपनी नोज़ है, नोज़ के बाद क्या आता है, ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, ये नोस्ट्रिल्स है और ये नेसल चेम्बर्स के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, अपना फ्रेनिक्स आएगा। तो फ्रेनिक्स जो है वो ऊपर, नेसल चेम्बर कहाँ पर खुलता है, फ्रेनिक्स में खुलता है। इट पासेज द इनटू द लैरिंग्स, फिर लैरिंग्स में जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज लोकेटेड एट द नेक एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ट्रेकिया। लैरिंग्स का काम क्या है, मेन प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेकिया। इट प्रोड्यूस अ साउंड। देखो दो ऐसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं अपनी फेरिंग्स के अंदर, वो जब भी यानी खुलते वो बंद चालू होते, वहाँ से हमारी जो वॉइस है वो प्रोडक्शंस होती है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है लैरिंग्स को, ठीक है। ट्रेकिया, अब ट्रेकिया क्या है, एक विंड पाइप है, जैसे हमारे फूड पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस, वैसी कुछ ना कुछ पाइप तो लगेगा ही सही, तो वहाँ पर ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया को विंड पाइप बोला जाता है। दी एयर पासेस फ्रॉम द फ्रेनिक्स गोज इनटू द ट्रेकिया, इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेजिनस keep the trachea opening, allowing the passage of air to the lungs and also prevents the collapsing when there is no air। देखो एक ट्रेकिया जो रहता है, अब फेरिंग्स जो है वो ट्रेकिया में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। अब ट्रेकिया में जब एयर गई तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रेकिया के अंदर इन कार्टिलेजिनस रिंग बनी रहती है। रिंग मतलब कि ऐसी रिंग सी शेप टाइप की रिंग्स बनी रहती है जो कि कार्टिलेजिनस रिंग्स होती। कार्टिलेज एक हमारी ही बॉडी का एक पार्ट्स होता है, कार्टिलेज एक प्रोडक्शन रहता है हमारी बॉडी में, उसकी बनी हुई रहती है, कार्टिलेज की रिंग्स बनी हुई रहती है जो कि लंग्स के अंदर, जो कि एयर को ड्रॉन आउट करता है ट्रेकिया। और वो कार्टिलेजिनस रिंग का मेन जो फंक्शन रहता है वो ये रहता है कि कभी अगर सांस अगर अंदर नहीं जा रही तो वो लंग्स जो है, लंग्स ट्रेकिया जो है वो कोलैप्स नहीं होते। समझ में आएगी, है ना। फिर इसके बाद आगे की बात बताता हूँ मैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ट्यूब्स ऑन एंटरिंग द थोरासिक कैविटी। देखो थोरासिक कैविटी में आपको ये जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पर, ये जो एरिया दिख रही है, ये क्या है, ब्रोंकाई। ये क्या कहलाते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई है, दो ब्रोंकाई है वो एक्सटेंड होते, विच फर्दर एक्सटेंडेड इनटू लंग्स, लंग्स में खुलते। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से बनते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई इज सब डिवाइडेड इनटू द स्मॉल ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। इसको और छोटा करते, फाइनली बनाने में क्या करते, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ईच ब्रोंक्यूल्स फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में फिर घूम जाते हैं, जैसे आपको ये इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते एल्वियोलाई की तरफ। दिस आर द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स located at the inside the lungs. A large number of alveoli increases the surface area, exchange the gases. A human alveolar surface which is spread covers a 80 meter square। देखो एक सिंपल सी बात है, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे बलून में हवा भरते तो वो फूल जाता है, वैसे एल्वियोलाई में जब हवा भरते तो वो भी फूलता है। अब ये क्या बताया, ये सबसे ज़्यादा जब लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई का जो नंबर है वो कब इंक्रीजेज सबसे ज़्यादा रहता है, जब एक्सचेंज ऑफ
ऑफ एयर हो रही, ठीक है। रिब्स क्या होती है, देखो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारे लंग्स को कवर करने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इसको कवर करने के लिए रिब्स होती है। क्या होती है, ये रिब्स होती है। ये दिख रही है आपको, रिब्स होती है। ये रिब्स जो रहती है इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। ये बोन लाइक, ये 12 पेयर्स ऑफ द बोन रहते हैं जो कि एक केज बनाता है, यानी कि गुफा टाइप बनाता है लंग्स के लिए और हार्ट के लिए, टू सेफली प्लेस कर, यानी अच्छे से सेफ रख सके। द मूवमेंट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स अटैच द रिब्स एंड हेल्प्स टू लंग्स इन ब्रीथिंग। देखो लंग्स जो रिब्स है ना, उस पर भी कहीं ना कहीं मसल्स रहती है, आपको पता होना चाहिए। मसल्स जो रहती है वो इंटरकोस्टल मसल्स हो सकती है। इंटरकोस्टल मसल्स मतलब कि अंदर के साइड की कोस्टल्स मसल्स होती है, जो कि जब हम सांस लेते हैं जो रिब्स को ऊपर भेजता है, वो इसकी वजह से ही होता है। अब लंग्स से दिस आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, प्राइमरी ऑर्गन है ये, आप ध्यान रखना। प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन है ना, विच आर लोकेटेड इनटू द टू साइड्स ऑफ हार्ट। हार्ट बीच में रहता है और बीच में रहता है, यानी थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लिफ्टेड रहता है, यानी थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ रहता है। और ये जो रहता है इसमें दो हार्ट्स होते हैं, जिसमें दो लंग्स होते हैं। अब दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड एंड रिलीज CO2 ब्लड टू एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर से एयर ब्लड में जा रही है, और ब्लड जो क्या करता है, लंग्स का मेनली काम क्या है कि एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर ऑक्सीजन लाना, और वो जो CO2 है उसको रिलीज आउट करना बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में। दे आर एनक्लोज इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड अ प्लूरा। देखो एक चीज़ बताऊँ, रिब्स के बीच में और है ना हमारे लंग्स के बीच में एक लेयर होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन बोला जाता है। वो प्लूरा मेम्ब्रेन इसलिए होता है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की वजह से किसी भी तरीके का हेमरेज हो सकता है लंग्स में, तो इसलिए वो प्लूरा का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि फ्रिक्शन का काम नहीं, यानी कि स्मूथ सरफेस बनाता है दोनों के बीच में, लंग्स और रिब्स के बीच में, जिसमें रेस्पिरेशन में आगे जाके कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, इट इज़ अ मस्कुलर, डायफ्राम क्या है, इट इज़ अ मस्कुलर पार्टीशंस बिटवीन थोरेक्स और एब्डोमेन। देखो एब्डोमेन और थोरेक्स में क्या डिफरेंसेस है। एब्डोमेन जो रहता है, जो हमारा स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी जो नीचे वाला जो पार्ट है, आप अगर देखोगे तो ये जो रहता है, ये क्या होता है कि एब्डोमेन होता है, और थोरेक्स कौन सा होता है, जहाँ पर लंग्स और हार्ट सिचुएटेड रहते हैं। तो ये पार्टीशन है, यानी पार्ट बनाता है कि लंग्स कहीं अगर ज़्यादा फूलते रहे तो पता चले कि नीचे तक के भी फूल जाएगा, और कभी अगर पार्टीशन नहीं हो तो इसलिए पार्टीशन बनाता है फ्रॉम द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी के बेस से, है ना, ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब देखो जब हम सांस लेते हैं, इट्स फ्लैटन एंड इंक्रीजेस द चेस्ट कैविटी सो दैट द एयर सक्ड इनटू द लंग्स। जब सांस लेते तो ये डायफ्राम जो रहता है, ये थोड़ा ऊपर के साइड पे शिफ्टेड हो जाता है और लंग्स को और फूलने में हेल्प करता है और शिफ्ट करता है हमारे लंग्स को, वाइल रिलैक्स ड्यूरिंग द एक्सलेशन, और एक्सलेशन के टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। अब नोट्स क्या है, वॉल ऑफ ट्रेकिया ब्रोंकियोल्स इज लाइन विद द सूडो स्ट्रेटिएटेड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम रिच विद द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। देखो यहाँ पे ये बोला गया है, जो वॉल है ट्रेकिया ब्रोंकियोल्स की, वो लाइन है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से। सूडो मतलब कि फॉल्स होता है, स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड मतलब कि ऐसे आने कुछ एक ब्रश टाइप, जो आपने कभी अगर ब्रश जो रहते हैं, ब्रश के ऊपर हमारे जो दांत मांजने के ब्रश रहते हैं, उसके ऊपर जो जिससे हम ब्रश करते हैं, ब्रश के ऊपर एक आपने वो देखा होगा, जो ब्रश जिससे ब्रश कर पाते हैं अपन लोग, तो वो जो सिलिया का मतलब ये होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कॉलमनार एपिथेलियम से बने हुए रहते हैं, और यहाँ पर म्यूकस भी सिक्रेट होता है, ठीक है। आगे की तरफ मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इंस्पायरेशंस भी बोलते हैं और इनहेलेशंस भी बोलते हैं, दोनों प्रोसीजर सेम ही है
और दोनों को ही सेम कहा जाता है। एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न्स में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जिसको एक्सपायरेशंस भी बोलते हैं और एज वेल एज एक्सलेशंस भी बोलते हैं। ये दोनों में कंफ्यूजन मत होना। ई फॉर इंस्पिरेशंस और आई फॉर इंस्पिरेशन और आई फॉर इनहेल, और ई फॉर एक्सपायरेशन और ई फॉर एक्सेल। समझ में आ गया? ठीक है। दिस इज कंप्लीट द प्रोसेस अकर्स इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में ये दोनों ही प्रोसेस बहुत मेन होती है। द मैकेनिज्म्स फॉर मूविंग द ऑक्सीजन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आउट द ह्यूमन्स बीइंग्स इज टर्म एज गैसियस एक्सचेंजेस। इनको गैसियस एक्सचेंजेस कहा जाता है। इट इज गेट कंप्लीटेड इनटू द थ्री डिस्कस बिलो। इनहेलेशन, पहले इनहेलेशन की बात करें, यानी कि साथ ही साथ में इंस्पायरेशन और इनहेलेशन सेम ही है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट इज अकर्स एज फॉलोज। द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नोस्ट्रिल्स वेयर इट इज फिल्टर बाय अ हेयर एंड म्यूकस। देखो मैंने बताया नेसल पैसेज में भी म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि ह्यूमिडिफाई करते हैं हमारी एयर्स को। एयर्स में जितने भी जर्म्स होते हैं उसको हटाता है। साथ ही साथ में द एयर, फिर इसके बाद होता है द एयर पासेस डाउन थ्रू ट्रेकिया, ट्रेकिया के नीचे जाता है एंड चेस्ट कैविटी। फिर क्या होता है, चेस्ट कैविटी बिकम्स अ लार्जर एंड फ्लैटेंड डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। क्या होता है, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है और वहाँ पर डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड हो जाता है ना, बिल्कुल चिपक जाता है लंग से, और जो रिब्स जो रहती है वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है। एयर सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल दी एल्वियोलाई। एयर जो है वो अंदर के साइड पे लंग्स में चल जाती है और फिर एल्वियोलाई में भर जाती है। ठीक है। फिर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और ऑक्सीजन चेंजेस होता है एल्वियोलाई के अंदर। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एक चीज़ बताई थी मैंने आप लोगों को, एक डायग्राम वापस से बना के बताता हूँ। ये हमारा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर ये जो है ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड के सेल्स है, आरबीसीज है। ये आरबीसी ऐसी कैसे जा रहे हैं बाहर, और यहाँ से O2 जो है वो अंदर की तरफ ड्रॉन हो रही हो और CO2 जो है वो बाहर की तरफ ड्रॉन हो रही ब्लड वेसल्स है। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे ये बताया है द सीक्वेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अकर्स बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोला आर एज फॉलोज। ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ब्लड वेसल्स जो है वहाँ से ब्लड वेसल से एल्वियोलाई की तरफ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ब्रिंग्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी को रेस्ट पिलाती है। फिर क्या होता है, द ऑक्सीजन इज टेकन अप ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई एयर टू ब्लड वेसल्स। अब जो एटमॉस्फेरिक एयर जो हमने ली है, ऑक्सीजन जो लिया, वो ऑक्सीजन क्या होगा, ब्लड में जाएगा, किसके द्वारा, एल्वियोलाई के द्वारा। द हीमोग्लोबिन टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, लंग्स की तरफ हीमोग्लोबिन जो रहता है वो एक ऑक्सीजन का पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट्स होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है लंग्स से टिश्यूज तक के और अदर सेल्स की तरफ, है ना। द ऑक्सीजन इन द ब्लड देन ट्रांसपोर्टेड ऑल दी सेल्स इन द बॉडी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मेन क्वेश्चन ये आता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम बताए, तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है इन द बॉडी ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट की यहाँ पर बात रखी है। द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन cannot takes the oxygen and delivery also the parts in large size animal, so the respiratory pigments takes up the oxygens from the air in the lungs and carry into it tissue. Hemoglobin is a respiratory pigment in human beings. It have a high affinity of oxygen and present in RBCs। RBC के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। CO2 is more soluble in water than O2 and mostly transported dissolved form in our blood। देखो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब ये है कि हम किसी भी डिफ्यूजन की वजह से, इसका कहने का मतलब ये है कि हम डिफ्यूजन के द्वारा पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो पहुंचा नहीं सकते। अगर मान लो हमारे को एब्डोमिन में पहुंचाना है तो वहाँ तक तो पहुंचा सकते, बट हर एक पार्ट, हर एक सेल्स को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं। तो क्या होता है ना कि वहाँ पर उस पिगमेंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करके ले जा रहा है पूरे लंग्स से
पूरे टिश्यू की तरफ। और जो हीमोग्लोबिन है वो एक एफिनिटी यानी बांधने की क्षमता रखता है ऑक्सीजन को अपने साथ। समझ में आ गई? जो कि क्या करता है, O2 को डिज़ोल्व करा देता है, और O2 जो है वो कम डिज़ोल्व हो पाती है उसमें, और ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व हो जाती है, और O2 जो रहती है वो जल्दी ट्रांसफ्यूट हो जाती है। ठीक है। अब exhalation, the process of giving out the carbon dioxide from lungs to atmosphere, it occurs as follows. Carbon dioxide is transported in डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व फॉर्म ऑफ द ब्लड में। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड पासेस इनटू द एल्वियोलाई, फिर एल्वियोलाई में पासेस होती है। चेस्ट कैविटी कंप्रेसेस एंड रिलैक्सेशंस एंड रिप्स डायफ्राम, रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम और रिप्स का, जिसकी वजह से O2 जो है वो बाहर, CO2 जो है वो बाहर आ जाती है, दस द एयर फोर्स आउट द लंग्स। ठीक है। ये चैप्टर पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं होप कि आप लोगों को और अच्छे से जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।